आज हम क्लास 8 सीबीएसई का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो बच्चे इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने पॉलीस्टर के बच्चे बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चे नेक्स्ट है ना पॉलीमर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नेम है एक्राइलिक। ठीक है, हमारा आज टॉपिक का नेम क्या है? एक्राइलिक। तो आज हम एक्राइलिक के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे एक्राइलिक। एक्राइलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर। क्या है बच्चे? एक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है? मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, ये भी एक नेचुरल फाइबर नहीं है, ये भी बच्चे मैन मेड फाइबर ही है। अब बच्चे सबसे पहली क्वालिटी क्या है? ठीक है, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इट रिसेम्बल्स वुल। इट रिसेम्बल्स नेचुरल वुल। दैट्स वाई बच्चे जो एक्राइलिक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये नेचुरल वुल से बहुत ज़्यादा मिलता है। आपने नेचुरल वुल देखा है ना, जैसे हम हमारा अभी विंटर सिचुएशन, जो विंटर हमारा सीज़न आता है, हम वार्म क्लोथ्स पहनते हैं अपने आप को वार्म प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके लिए बच्चे जो वुल यूज़ करते हैं दैट इज़ नेचुरल वुल। एक्राइलिक जो होता है वो भी एक तरह का बच्चे सिंथेटिक वुल ही कहते हैं हम इसे। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चे बात आती है कि एक्राइलिक की फहना बनता क्यों है। एक बात तो आपको पता लग गई कि बिकॉज इट रिसेम्बल्स विथ नेचुरल वुल। ठीक है, कि ये नेचुरल वुल के साथ इतना ज़्यादा रिसेम्बल करता है कि हम एक्राइलिक की फॉर्मेशन करते हैं। अब बच्चे जो नेचुरल वुल होता है, अगर हम बात करें नेचुरल वुल की, तो बच्चे जो नेचुरल वुल होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई उसे ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो जिस वजह से इसके इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? एक्राइलिक यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे एक्राइलिक क्या होता है? लेस एक्सपेंसिव होता है। इसको बच्चे बहुत इजीली हम परचेज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बच्चे? तो ये तो बात थी कि एक्राइलिक एक सिंथेटिक फाइबर है और क्योंकि ये वुल से मिलता है, नेचुरल वुल से इसकी रिसेम्बलेंस होती है, इसलिए एक्राइलिक की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में कि एक्राइलिक जो है वो बनता कैसे है। तो जैसे कि हमने रेयॉन, नायलॉन और पॉलीस्टर की प्रिपरेशन पढ़ी थी, वैसे ही हम बच्चे एक्राइलिक की भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चे? तो बात करते हैं हम इसके प्रिपरेशन की। तो बच्चे प्रिपेयर किससे होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमर। अब बात है कि ये भी सिंथेटिक फाइबर है, तो बच्चे ऑब्वियस है कि ये भी किसी ना किसी पॉलीमर से ही मिलकर बना होगा। और पॉलीमर आपको पता है कि जो कि स्मॉल यूनिट ऑफ मोनोमर्स को जुड़ के बनते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है जी? तो ये कौन से पॉलीमर से मिलकर बनता है? It is obtained from polyacrylonitrile। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से मिलकर बनता है बच्चे। जब हम इसकी पॉलीमेराइजेशन कर देते हैं, क्या करते हैं हम? इसकी पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन करते हैं, तब बच्चे एक्राइलिक बनता है। समझ में आ रही है बात? कम से कम कितने मोनोमर से मिलकर एक्राइलिक बनता है? अबाउट 1900 monomers join together to form acrylic polymer। ठीक है बच्चे? तो जो एक्राइलिक पॉलीमर है, यहाँ पे सी रह गया था, जो एक्राइलिक है ना पॉलीमर है बच्चे, ये अप्रॉक्सीमेटली 1900 मोनोमर्स को ज्वाइन करके बनता है। समझ में आ रही है बात? तो नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि ये भी मैन मेड है, जो कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से मिलकर बनता है। और कम से कम कितने बच्चे? कम से कम 1900 मोनोमर्स को जुड़ के ये बनता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बच्चे ये मैं इसका बना रही हूँ स्ट्रक्चर। ये है साइनाइड और ऐसी बहुत सारी यूनिट से जुड़ के क्या बन जाएगा? एक्राइलिक बन जाएगा।
ये जो बन रहे हैं बच्चे ये क्या है? दिस आर द मोनोमर यूनिट्स। इन मोनोमर्स यूनिट्स को बच्चे हम जब ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या बना देता है? पॉलीमर बना देता है। और इससे जो पॉलीमर बनेगा उसको हम कहेंगे एक्राइलिक। ठीक है बच्चे, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इस स्ट्रक्चर का नाम है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। इसे हम कहते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम यूनिट्स ज्वाइंट हो रही है ना बच्चे। ये जो एक एक यूनिट है, ये जो आपको दिख रही है ना यहाँ पे एक एक यूनिट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? दीज आर मोनोमर्स। क्या कहते हैं हम इसको? मोनोमर्स कहते हैं बच्चे। इन मोनोमर्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बन जाती है और इसे हम कहते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। हम बच्चे इस एक एक मोनोमर को बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल, क्योंकि यहाँ पे C और N है ना, दैट इज नाइट्राइल। और इस यूनिट को हम कहते हैं एक्राइलो नाइट्राइल को जब हम जोड़ देंगे तो वो क्या बना देगा? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। और इसी को हम कहते हैं एक्राइलिक फाइबर। समझ में आ रही है बात बच्चे? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो मैंने आपको ये बता दिया था कि 1900 मोनोमर यूनिट्स को ज्वाइंट करके बनता है। ठीक है बच्चे, ये जो आपके बीच में दिख रहे हो दिस इज द जॉइनिंग बॉन्ड, जहाँ से ये जुड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे इसके बारे में। अब जो ये पॉली एक्राइलो नाइट्रॉल बना है बच्चे, इसको एक सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व करेंगे। सिर्फ यहीं तक इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, इसको आगे भी फर्दर करना पड़ता है ताकि हम एक फुली प्रिपेयर्ड एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर को बना सकें। तो अब जो ये पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बन चुका है, इसका क्या करेंगे हम? दिस पॉली एक्राइलो नाइट्राइल फाइबर इज डिसॉल्व। इसको हम बच्चे किस में डिसॉल्व करेंगे? इन अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट के अंदर बच्चे हम इसको क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सॉल्वेंट्स के नाम बता देती हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। हम सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं लाइक सोडियम थायासाइनाइड। ठीक है जी, सोडियम थायासाइनाइड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे, या फिर डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। ये सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बनने के बाद हम इन सॉल्वेंट के अंदर इसे डिसॉल्व कर सकें। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? जब हम इस सॉल्वेंट के अंदर पॉली एक्राइलो नाइट्राइल को डिसॉल्व कर देंगे, उसके बाद जो है ना पॉलीमर की फिलामेंट्स होंगी। ठीक है, लॉन्ग चैन को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। वो जो फिलामेंट्स हैं बच्चे, उसको स्पिन रेट के थ्रू हम क्या करेंगे? पास आउट करेंगे। फिलामेंट्स आर फॉर्म्ड थ्रू मल्टी होल। मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में आपको बता रखा है ना, स्पिन रेट कैसा होता है? मल्टी होल होता है, उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिससे हमें बहुत तरीके के बच्चे पॉलीमर अलग अलग डिज़ाइन के मिल सकते हैं, अलग अलग फाइबर मिल सकता है। वो थिन होएगा, थिक होएगा, जैसा भी शेप का होएगा उसी तरीके का आपको फाइबर मिलेगा। तो जो भी आपके पास पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बना है, एक्राइलो नाइट्राइल की यूनिट्स को जोड़ के आप उसको एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करोगे। वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, सोडियम थायोसाइनाइड हो सकता है, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है। इसके अंदर डिसॉल्व करने के बाद आप उसको स्पिन रेट, जो कि मल्टी होल है, उससे आप पास आउट करोगे तो आपके पास एक्राइलिक बन जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चे? कोई प्रॉब्लम? अब जो यहाँ से जब हम उसे स्पिन रेट से पास आउट करवाएंगे इस फिलामेंट को, उसके बाद जो हमारे पास फिलामेंट अब आ रहे हैं, इसको हमें क्या करना पड़ता है? सॉलिडिफाई करना पड़ता है। ठीक है बच्चे, हम इसे सॉलिडिफाई करते हैं, तब जाके हमारे पास फुली प्रिपेयर्ड एक्राइलिक आता है। क्या आता है बच्चे? फुली प्रिपेयर्ड एक्राइलिक आता है। तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो हमने क्या किया? हमने बहुत सारी है ना एक्राइलिक नाइट्राइल यूनिट्स को आपस में जोड़ दिया, तो एक लॉन्ग चैन बन गई। इस पॉलीमर को हम कहते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल।
जब हमारे पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा तो हम उसे किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे। वो सॉल्वेंट कुछ भी ले सकते हो आप, सोडियम थायोसाइनाइड या डाइमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड। जब इस सॉल्वेंट के अंदर हम इस पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल को डिसॉल्व कर लेंगे, उसके बाद बच्चे जो पॉलीमर की फिलामेंट है उसे स्पिन रेट से पास आउट करवाना पड़ेगा। जब आप उसे स्पिन रेट से पास आउट करवाओगे तो जिस तरह का आपके पास वो पॉलीमर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा थिक होएगा, दैट इज़ विस्कस। ठीक है बच्चे, उसको फिर हमने सॉलिडिफाई करना है। सॉलिडिफाई करने के बाद हमें फुली प्रिपेयर्ड एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चे? कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा कि एक्राइलिक किस तरीके से बनता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि एक्राइलिक क्या होता है और उसकी प्रिपरेशन भी हमने जान ली। आगे हम जानते हैं इसकी एडवांटेजेस कि एक्राइलिक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हम इसे क्यों यूज़ करें। ठीक है बच्चे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। वो पर्पस होता है उसकी क्वालिटी पर बेस्ड। ठीक है, जितनी अच्छी उस सिंथेटिक फाइबर की क्वालिटी होएगी उतनी ज़्यादा वो बच्चे पॉपुलर होएगा, उतना ज़्यादा डिमांड में होएगा और उतने ही ज़्यादा बच्चे हम उससे चीज़ें बना पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या इसकी एडवांटेजेस है। यहाँ तक आपको प्रिपरेशन तो पता लग गई, अब हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे। तो बच्चे हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ एक्राइलिक। हमने क्या पढ़ना है? एडवांटेजेस पढ़नी है एक्राइलिक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि वुल के साथ रिसेंबल करता है, बट इतना काफ़ी नहीं है, और भी हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिससे हम इसको यूज़ कर सकें कोई चीज़ बनाने के लिए। अब जैसे आप कोई चीज़ लेने जा रहे हो, कोई भी आप चीज़ परचेज़ कर रहे हो मार्केट से, आप सबसे पहले क्या देखते हो? इनिशियल स्टेप क्या होता है आपका कि आप उसकी क्वालिटीज़ देखो। अगर आपको वो क्वालिटी सूटेबल लगती हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत सूटेबल है और मुझे यही क्वालिटीज़ चाहिए थी, आप तभी उसको परचेज़ करते हो ना बच्चे। वैसे ही सिंथेटिक फाइबर्स की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसके बेस पे हम उसे फर्दर और भी चीज़ें बनाने में यूज़ लेते हैं। तो हम एक्राइलिक के एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये इतना पॉपुलर है। तो बच्चे सबसे पहला एडवांटेज है इसका कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। ठीक है, इतना अब जैसे कि है ना दूसरे नेचुरल वुल के आप स्वेटर्स देखो, ठीक है, वुलन क्लोथ्स देखो, वो कितने हैवी होते हैं, उनको इवन वियर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमें है ना जैसे कि हम नदरन रीजन में रहते हैं, नदरन रीजन में बच्चे ज़्यादातर है ना ठंड होती है। चलो हम तो प्लेन्स में रहते हैं, बट जो लोग माउंटेन्स की तरफ रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो नेचुरल डेज में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो अब वो क्या करेंगे? ठंड से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वुलन क्लोथ्स वियर करेंगे। तो बच्चे इतना हैवी वेट को है ना वियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत तो ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है वो। तो उससे बचने के लिए हम ये सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करते हैं एक्राइलिक। ये भी बच्चे नेचुरल वुल जैसा ही होता है, बट देखिए इसका एक एडवांटेज है, ये लाइट वेट है, तो इसको वियर करना बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे इसका कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब अगर आप नेचुरल है ना वुल से कंपैरिजन करिए, नेचुरल वुल देखा है आपने कभी कभी, वो है ना हमें थोड़ा सा है ना चुभने लग जाता है, थोड़ी सा कईयों को एलर्जी हो जाती है। अगर है ना कोई सीधा स्वेटर ही पहन ले तो बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो रेडिश होने लग जाती है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो नेचुरल वुल है बच्चे वो सॉफ्ट नहीं होती है, बट जो एक्राइलिक वुल है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, तो पहनने में भी बहुत इजी होती है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चे, और नेक्स्ट क्या है इसका वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है दैट इज इट ऑल्सो प्रोवाइड वार्म। ठीक है, जो नेचुरल वुल पहन के आपको जो वार्म मिलती है वही सेम वार्म आपको एक्राइलिक वुल मिलके भी है ना पहन के भी मिलेगी। अब बच्चे जब ये वार्म पहुंचा रही है और है ना लाइट वेट भी है, सॉफ्ट भी है, तो यही सब इसके एडवांटेजेस हैं कि ये स्वेटर बनाने में भी काम आता है। क्या बनाने में काम आता है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स। स्वेटर्स बनाने में एक्राइलिक वुल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इसका जो एडवांटेजेस है दैट इज़ इट इज़ चीप।
अगर आप इसको नेचुरल वुल से कंपैरिजन करोगे ना, तो नेचुरल वुल के कंपैरेटिव इसका रेट आधा ही होगा, ठीक है। इतनी है ना बच्चे चीप रेट में मिल जाती है हमको, एंड ऑल्सो इट इज़ ड्यूरेबल, ठीक है। इससे जो भी है ना बच्चे है ना वेदर क्लोथ्स बनते हैं, जो भी विंटर क्लोथ्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या है, अगर आप नेचुरल वुल को है ना जैसे कि आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका स्वेटर वगैरह कुछ है आपके पास, अब क्या होगा कि आप उसको पहन रहे हो, आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद उसमें भूरा आने लग गया है, वो ख़राब होने लग गया है ना। इवन वो पड़े पड़े भी वो काफ़ी है ना ख़राब होने लग जाती हैं। बट जो एक्राइलिक वूल है उसको आप काफ़ी टाइम तक आप उसको वियर कर सकते हो, उस पर कोई भी वो आपने देखा छोटे छोटे से भूर आने लग जाते हैं, वो भी नहीं आते हैं। तो ये काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक ये चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, एक तो मैंने आपको बता दिया अभी अभी कि हम इसको स्वेटर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी हमें वार्म पहुंचाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं, लाइक इससे ट्रैक शर्ट्स बनती हैं, ठीक है बच्चे, बहुत सारे फैब्रिक्स बनते हैं इससे, ठीक है। इससे कारपेट्स भी बनते हैं। आप अगर देखोगे ना कश्मीर वाली साइड पे है ना, कश्मीर वाली साइड पे आप देखोगे लोग नीचे है ना अपने घरों में फ्लोर पे कारपेट्स है ना बिछा के रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं और बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट होते हैं, और उनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। वो सब बच्चे नेचुरल वूल के नहीं बने होते हैं, वो एक्राइलिक फाइबर के बने होती हैं, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और इन द मेन टाइम वो हमें वार्म भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेजेस है दैट इज इट गिव, ये है ना बच्चे और भी चीज़ों में काम आता है, लाइक ये एक्राइलिक जो है ना एक्राइलिक जो सिंथेटिक फाइबर है, इसके एक्राइलिक लेंसेज भी बनते हैं, ठीक है। क्यों बनते हैं इसके एक्राइलिक लेंसेज, क्योंकि ये ग्लास लाइक अपीयरेंस देता है। किसके जैसे अपीयरेंस देता है, ग्लास लाइक अपीयरेंस देने की वजह से इसको हम किस में यूज़ करते हैं, इसके हम एक्राइलिक लेंसेज भी बनाते हैं। आपने देखा है अब लेंसेज जो होते हैं वो मिरर के नहीं होते हैं, वो ग्लासेस के होते हैं, और अभी उसमें भी मॉडिफिकेशन हो चुकी है, हम उसे सिंथेटिक ग्लास से है ना रिप्लेस कर चुके हैं एक्राइलिक लेंसेज से, क्योंकि ये ग्लास लाइक अपीयरेंस देते हैं, तो इनको बच्चे वियर करना बहुत ईजी होता है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी होते हैं और बहुत ड्यूरेबल भी होते हैं, इसलिए हम एक्राइलिक लेंसेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बच्चे यहाँ तक एडवांटेजेस क्लियर है आपको। जो एक्राइलिक है ना फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हमें वार्म है ना पहुँचाते हैं, चीप होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इनके स्वेटर, ट्रैक शर्ट्स, फैब्रिक्स, कारपेट्स बनाने में हम इनको यूज़ करते हैं। और एक्राइलिक लेंसेज भी बहुत पॉपुलर है, ये भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि ये ग्लास लाइक अपीयरेंस देते हैं हमें, बिल्कुल ग्लास जैसे ही होते हैं देखने में, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वीडियो पॉज करके अपने सारे यहाँ तक नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो बच्चे हमने यहाँ तक सारे है ना सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए, रेयॉन पढ़ा था हमने, नायलॉन पढ़ा था हमने, पॉलीस्टर पढ़ा था हमने, और आज हमने लास्ट वन सिंथेटिक फाइबर भी पढ़ लिया दैट इज़ एक्राइलिक। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी की प्रिपरेशन में, किसी का यूज़ नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम आगे करते हैं बच्चे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ characteristics of synthetic fibers। तो हमने देखिए सारे सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए हैं, अब हमें उनके बच्चे करैक्टरिस्टिक्स जानने हैं कि उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब बच्चे आपने सभी सिंथेटिक फाइबर्स की प्रिपरेशन पढ़ी, उनकी एडवांटेजेस पढ़ी, उनके यूजेस पढ़े, अब हम देखेंगे कि इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बच्चे जो भी है ना क्या कहते हैं, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके एडवांटेजेस भी होते हैं और उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। समझ में आ रही है बात, मतलब कि उनका है ना अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छा यूज़ है तो उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। क्या है फर्स्ट टॉपिक हमारा, एडवांटेजेस ऑफ
सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस इनके और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सिंथेटिक फाइबर्स की हम सबसे पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। आपने यहाँ तक सभी सिंथेटिक फाइबर्स तो देख ही ली है, अब हम इनके एडवांटेजेस देखेंगे। तो बच्चे ये ओवरऑल सभी सिंथेटिक फाइबर्स की बात हो रही है, किसी एक सिंथेटिक फाइबर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है दैट इज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ चीप। ठीक है, जो बच्चे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, कोई भी इसे बहुत इजीली परचेज कर सकता है। समझ में आ रही है बात? अब लाइक आप नेचुरल सिल्क देख लो, नेचुरल कॉटन देख लो, ये फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बट अगर हम इसका कंपैरिजन सिंथेटिक फाइबर से करें तो सिंथेटिक फाइबर बच्चे बहुत ज़्यादा इजी रेट पे बहुत ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव होते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चे? नेक्स्ट जो इसका है ना एडवांटेज है दैट इज इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। ठीक है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा इसकी बच्चे स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अब लाइक हमने कुछ फाइबर्स पढ़े थे जो कि रोप बनाने में काम आते हैं, पैराशूट्स बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने एक्राइलिक का ही देखा, वो लेंस बनाने में भी काम आता है। ये सब क्यों है बच्चे? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है कि ये जल्दी जल्दी बच्चे ब्रेक नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको साथ में लिखा है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब इनमें फ्लैक्सिबिलिटी भी बहुत होती है। ठीक है, अब लाइक इनके कपड़े बनते हैं, बहुत सारे ड्रेसिंग मटेरियल बनता है, वो क्यों बनता है? इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं नेचर में, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे ड्रेसिंग मटेरियल भी इनसे बनता है। क्लियर है जी यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम बच्चे? और दूसरा बच्चे क्या है कि लॉन्गर टाइम के लिए चलते हैं। ठीक है, इट स्टेज फॉर लॉन्गर टाइम, इसलिए भी हम इन्हें स्ट्रॉन्ग कहते हैं और इनको कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चे इसका एडवांटेज है दैट इज इट इज़ ईजी टू मेंटेन। इनको बच्चे मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, बहुत इजीली मेंटेन हो जाते हैं। अब चलो हम इस पॉइंट को अभी है ना साइड में रख के नेचुरल फाइबर की बात करते हैं। अब जैसे सर्दियाँ जा चुकी हैं तो आप सबके मम्मा जो है ना वुलन क्लोथ्स हैं उनको आप देखा है कि उनको सबको है ना धो के उनको अलमीरास में या बैग्स के अंदर उनको है ना बंद करके रख देते हैं, और नैपथलीन बॉल्स भी रखनी पड़ती हैं वहाँ पे ताकि वो ख़राब ना हो जाएं। ठीक है बच्चे, तो इतना मेंटेनेंस क्यों करना पड़ता है? ताकि वो ख़राब ना हो जाए। बट जो ये सिंथेटिक फाइबर हैं इनमें बच्चे कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है इनको मेंटेन करना, क्योंकि बहुत टाइम तक चलते हैं ये और ये ख़राब भी नहीं होते हैं। अब जैसे कि है ना हम अगर बात करें रेयॉन की, ठीक है, रेयॉन है ना सिंथेटिक फाइबर की बात करें, ठीक है, पॉली कॉटन की बात करें या फिर टेरिकॉट की बात करें, ये इस तरीके के है ना सिंथेटिक फाइबर हैं जिसपे कोई रिंकल नहीं पड़ता। ठीक है, डू नॉट रिंकल, ये रिंकल नहीं होते हैं। अब ये रिंकल ही नहीं होते मतलब ये बहुत स्मूथ, बहुत इजीली मेंटेन हो सकते हैं, इनको हमें ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है इनकी मेंटेनेंस पे। समझ में आ रही है आपको बात? नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चे दैट इज़ इट इज़ ईजीली अवेलेबल। अगर हम बात करें सहना नेचुरल फाइबर्स की, जैसे नेचुरल सिल्क की बात करें तो बच्चे वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। अब ये जो है ना नेचुरल फाइबर्स हैं हमें नेचर से मिल रहे हैं, चाहे वो प्लांट सोर्स हो चाहे वो एनिमल सोर्स हो, तो हमें ये जो नेचुरल है ना सोर्सेज हैं प्लांट्स एनिमल्स, हमें इन पे डिपेंडेड होना पड़ता है। ठीक है, कि वो है ना कब वो बनाएंगे, कब नेचर में ये बनेगा और हम कब उनसे पा सकेंगे। बट अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स को देखें तो ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसको कभी भी कितना भी बना सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को लार्ज भी कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को कम भी कर सकते हैं, और कैसे मर्जी इसको है ना मोल्ड कर सकते हैं, किसी मर्जी कलर में इसको बना सकते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर की प्रोडक्शन है ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है इट इज़ ईजीली अवेलेबल, ये बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम बच्चे यहाँ तक समझ में आ रही है आपको बात?
तो ये थी बात बच्चे एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। अब जो हमने नेक्स्ट पढ़ने जाना है दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था ना कि इनके एडवांटेजेस भी हैं और इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अब हमने जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब आपने एडवांटेजेस तो कितने सारे देख लिए, अब हम इनके बच्चे है ना डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। अब आप कहोगे कि इतने सारे तो हमने एडवांटेजेस देख लिए, क्या इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इनके भी डिसएडवांटेज हैं बच्चे। अब है तो ये सिंथेटिक ना, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, तो इनमें बच्चे कोई ना कोई केमिकल ऐसा होता है या ऐसी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो कि हमें हार्म कर जाती हैं। अगर हम नेचुरल फाइबर के साथ कंपैरिजन करें तो नेचुरल फाइबर पर हमें ऐसे हार्म देखने को नहीं मिलते, उसमें बस यही हार्म है कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इतनी देर तक नहीं हम उसे रख सकते, उसमें बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ती है, इजीली अवेलेबल नहीं होता है। बट और कोई इतने बच्चे खास कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स के। बट अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो हाँ बिल्कुल उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस ऐसे होते हैं जिसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उसके सारे डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है बच्चे दैट इज इट श्रिंक्स एंड मेल्ट व्हेन बर्न। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे क्या बात लिखी है कि जब भी ये हीट के कांटेक्ट में आएंगे, मतलब जब भी है ना, जैसे मान लीजिए आपने कैंडल लगा रखी है या कहीं पे क्रैकर्स जो है ना बर्न हो रहे हैं, या फिर मान लो आप ये सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ पहन के किचन में जा रहे हो कुकिंग के लिए, तो क्या होगा कि जैसे ही सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, जब भी ये हीट के कांटेक्ट में आएंगे तो ये उस हीट को कैच कर लेते हैं। ये बहुत इजीली बच्चे हीट को कैच कर सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा हार्म होएगा। किस तरीके का हार्म होएगा कि अगर बच्चे कपड़े भी हीट है ना कैच कर लेंगे तो बॉडी पे भी बच्चे असर होगा, उसका बॉडी भी हार्म हो सकती है। तो बच्चे कुकिंग के लिए बहुत बच्चे एडवाइजेबल बात होती है कि सिंथेटिक फाइबर अगर आप पहन लो, बट अगर आपको किचन में जाना है कुछ कुकिंग करने के लिए या फिर आप किसी भी तरीके के हीट के कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको इस सिंथेटिक फाइबर्स को नहीं पहनना चाहिए। आपको वहाँ पे कॉटन पहनना चाहिए या कोई भी नेचुरल फाइबर पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत इजीली बच्चे फायर को कैच कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चे? तो इस वजह से जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनको पहनना कभी कभी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे जो इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज इट डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट। अब बच्चे देखो ये भी ऐसा पॉइंट है, ऐसा डिसएडवांटेज है जिसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते सिंथेटिक फाइबर के केस में। क्यों? बिकॉज इट डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट। अब देखिए समर सीज़न है ना, अब कितनी ज़्यादा धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होने लग जाएगा, गर्मी बढ़ने लग जाएगी और ऑब्वियस है बच्चे स्वेटिंग होएगी। अब स्वेटिंग क्यों होती है, इस पॉइंट को भी अभी हम साइड में रखते हैं, पहले हम स्वेटिंग की बात करते हैं कि स्वेट होता क्यों है। अब बच्चे देखिए हमारी जो बॉडी है ना, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो होमोस्टेटस दिखाती है। क्या दिखाती है? होमोस्टेटस दिखाती है। अब ये क्या होता है जब बाहर का इन्वायरमेंट में, ठीक है, आपकी बॉडी है एक, आपकी बॉडी को एक मैटर मान के चलिए, आपकी बॉडी के बाहर जो एटमॉस्फेयर है समर सीजन में वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इतना इंक्रीज होएगा तो आप बाहर के टेम्परेचर के साथ कोप अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि हम सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को बहुत इजीली कर सकें। आ रही है बात समझ में? तो इसी बच्चे टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो स्वेटिंग करती है। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस करती है ताकि जो स्वेट है मतलब जो लिक्विड हमारी बॉडी से है ना रिलीज हो रहा है, जब वो एवोपरेशन करेगा इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, वो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होएगा तो आपको पता है ना एवोपरेशन कॉसेस कूलिंग,
तो जब वो लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो बच्चे कूलिंग हो जाती है, हमारी पूरी जो बॉडी है वो थोड़ा सा ठंडा महसूस करती है, तो इस वजह से हमें स्वेटिंग होती है। बट बच्चे है ना, अगर आप सिंथेटिक फाइबर पहनते हो ऐसे समर सीजन में और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपका स्वेट तो रिलीज हो रहा है, बट वो स्वेट जो है उसको ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, और वो जो स्वेट है वो रिलीज मतलब वो चेंज भी नहीं हो पा रहा है वेपर के अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसकम्फर्ट हो सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा सकते हो। तो यही वजह होती है कि हम इसको इतना ज़्यादा बेटर नहीं समझते हैं हम समर सीजन के अंदर। ठीक है बच्चे, अगर हम है ना कॉटन की बात करें, नेचुरल कॉटन की, आपने देखा है समर सीजन में ज़्यादातर लोग है ना कॉटन के क्लोथ्स वेयर करना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों बच्चे? क्योंकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और स्वेट बहुत जल्दी बच्चे एवोपरेशन दिखा के वेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर और हमें ठंडा ठंडा लगने लग जाता है, इतनी गर्मी नहीं फील होती है। बट सिंथेटिक फाइबर के केसेस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्वेट को एब्जॉर्ब भी नहीं करता है। तो देखिए ये भी है ना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर का। नेक्स्ट जो बच्चे इसका सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है, दैट इज इट इज लेस कंफर्टेबल टू वियर। ठीक है, ये पहनने के लिए इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। अभी हमने बात की ना कि ये श्रिंक हो जाता है जब है ना हीट के कांटेक्ट में आता है, मतलब मेल्ट होने लग जाता है, पिघलने लग जाता है, जिससे बॉडी भी हार्म हो जाती है। और दूसरा हमने कहा कि स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो ऑब्वियस है बच्चे इतना कंफर्टेबल नहीं है पहनने के लिए, इसलिए हमने कहा है इट इज़ लेस कंफर्टेबल टू वियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका बच्चे डिसएडवांटेज का। प्रोडक्शन process might harm environment। ऐसा क्यों बच्चे? मैंने यहाँ पे लिखा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकती है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं, अब हमने देखा है कि जो सिंथेटिक फाइबर बनते हैं वो किसी ना किसी केमिकल से बनते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तब सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। तो बच्चे सिंथेटिक फाइबर जब बनते हैं, जब इनकी प्रिपरेशन होती है तो कुछ बच्चे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। ये जो टॉक्सिक गैसेस हैं, अब बच्चे जहाँ पे बन रहा है, जिस इंडस्ट्री में ये बन रहा है वहीं तक तो नहीं रहेंगी ना, ये क्या होंगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगी, और एटमॉस्फेयर में रिलीज होने की वजह से क्या करेंगी, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी। इसलिए हम इसे कहते हैं दे आर नॉट इको फ्रेंडली। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं सिंथेटिक फाइबर। आई होप आपको यहाँ तक बच्चे सारा क्लियर हो। आप यहीं पे पोस्ट करके वीडियो इसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। मैं इस पॉइंट को एक बार दोबारा क्लियर करना चाहती हूँ। अब बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस के वक्त सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचा सकता है। ऐसा क्यों बच्चे? अब देखिए कि है ना, मान लीजिए कोई सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब बच्चे ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं कि हम कोई सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है? 0.03%। अब बच्चे जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे सिंथेटिक फाइबर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होके कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में तो इतना फिक्स्ड है ना कॉम्पोजिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर इंडस्ट्रीज से इतना कार्बन डाइऑक्साइड और बच्चे पहुँच जाएगा तो जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता ही होगा क्या होता है, ग्लेशियर्स का, पोलर कैप का बच्चे मेल्ट हो जाना। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर कैप्स हैं बच्चे, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको एक गैस के बारे में बताया है, ऐसे कितनी सारी गैसेस रिलीज होती हैं जिसकी वजह
से बच्चे इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड हो सकता है। लाइक अगर मैं अब बात करूँ है ना कि लाइक नाइट्रिक एसिड रिलीज़ हो रहा है या सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। अब बच्चे ये एसिडिक गैसेस हैं, जब ये इन्वायरमेंट में जाके रिलीज़ होंगी, इन्वायरमेंट में बच्चे वाटर जब रेनिंग होती है तो रेन के साथ मिक्स हो जाएंगी, तो बच्चे वहाँ पे क्या बना सकती हैं, ये एसिडिक रेन, जिसको हम एसिड रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बच्चे हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो आपने देखा सिंथेटिक फाइबर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने डिसएडवांटेजेस हैं। तो बच्चे ये सारी चीज़ें आपको वीडियो पोस्ट करके सारी की सारी नोट डाउन कर लेनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।